हेलो एवरीवन। तो आज हम कल वाला कंटिन्यू करेंगे। हमने कल कहां तक किया था? हमने दो फॉर्मूलेस कर लिए थे। एक तो रिलेशन विद मास कर लिया था और एक रिलेशन विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन से। देखो, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम हीलियम, दूसरा 12 यू हीलियम। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, यहां से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, जब भी देखो, अभी तक हमने दो फॉर्मुलेस किए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एक और फॉर्मूला क्या किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो ध्यान रखना, जब भी देखो तुम्हें इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन निकालना हो, इन टर्म्स से इन टर्म्स के बीच में, तो उसकी हमारी जो ब्रिज है वो नंबर ऑफ मोल्स ही है। ध्यान दो इस बात पे, दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमें इस टर्म्स या इन टर्म्स के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो जो हमारे ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये हमारी ब्रिज होती है। ब्रिज मतलब अगर हमें इससे यहां तक पहुंचना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स से होते हुए गुजरना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमें गिवन क्या है, 12 ग्राम हीलियम हमें गिवन क्या है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें ये फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे, क्या गिवन है हमें, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो मेरा क्या आ जाएगा 12। मोलर मास क्या होता है इसका 4। ध्यान रखना, बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं, हीलियम का वो 2 ले लेते हैं, विच इज रॉन्ग। ध्यान रखना 4 होता है, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 मोल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो मेरा 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मेरे जो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या आ गई, 3Na, जिसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, हमारा अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन हो तो हमें मोल से होके ही गुजरना पड़ेगा, वो हमारी ब्रिज है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट इसका ये तो हो गया। अगला क्या है, 10 यू हीलियम। यू का मतलब क्या, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। देखो यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये ग्राम मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे तुम्हें मोलर मास दिख जाए या ग्राम दिख जाए तब तो तुम वो फॉर्मूलाज लगाओगे, लेकिन जब तुम्हें यूनिफाइड मास या एएमयू दिया हुआ हो तो ये चीज ध्यान रखना, इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये क्या दे रखा है हमें, 12 यू हीलियम। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम कैसे इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान दो। देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक एटम के मास से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो क्या हो गया हमारा, 4u इज द मास ऑफ 1 हीलियम एटम। तो पता ही है, सिंपल हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो 1u कितने का होगा, 1/4। तो अब मेरा गिवन क्या है, 12u, वो कितने का होगा, 12/4। तो ये क्या हो गया, इसमें मेरा क्या आ गया, 3 हीलियम एटम्स। तो ये दोनों क्वेश्चन इसलिए मैंने इकट्ठे दिए ताकि तुम रिलेट कर सको। इसके बाद इसमें मेरे कितने पार्टिकल्स आए, इतने, और इसमें मेरे कितने पार्टिकल्स आए, इतने। तो इस चीज पर ध्यान देना, तो एक नोट बना के लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस चीज पर ध्यान देना। तो नोट हमारा क्या हो गया, इफ वी आर गिवन वेट इन ग्राम्स, तो हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट इट इनटू
मोल्स। अभी हमने किया था भाई, लेकिन इफ वी आर गिवन वेट इन AMU या U, एक ही बात है दोनों, तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेट इट विद मास ऑफ वन एटम। तो बात आई समझ, इसमें हमने क्या, एक एटम के मास से उसको रिलेट ही किया था। ठीक है, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU HNO3। ठीक है, मैंने क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU HNO3। तो इसमें ध्यान दो, मैंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है, गिवन क्या है मुझे, वेट है जो कि AMU में है। तो अब हमें क्या करना होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया था, इसको रिलेट करना होगा वेट ऑफ वन HNO3 एटम के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पहले सबसे पहले निकाल लो HNO3 का मास कितना होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है। तो ये क्या हो गया, इसका 1 होता है, नाइट्रोजन 14, और ये क्या हो गया 16 इंटू 3, ये क्या हो गया 15 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो ये मेरा 63 AMU। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 63U इज द मास ऑफ वन HNO3 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो 1U किसका होगा, 1/63। हमें गिवन कितना है 126, तो 126U किसका मास होगा, 126/63 विच इज इक्वल टू 2 HNO3 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। अब देखो हमसे पूछा क्या हुआ है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये हमारा क्या आया, नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स। तो अगर अब हमें बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो हम क्या करेंगे, देखो वन एटम या वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 हैज कितने हैं ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन्स। तो अब मेरे कितने हैं, 2 molecules of HNO3 will have, क्या आ जाएगा 3 into 2 which is equal to 6 ऑक्सीजन एटम। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे हम करते हैं एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। in 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तीसरा कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फोर्थ क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये ध्यान रखो, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या 36 ग्राम्स, तो ग्राम्स है, इसको हमें क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मैंने अभी क्या बताया है, इन दोनों के बीच का हमारा ब्रिज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर कल बताऊंगा, अभी हमने कल भी क्वेश्चन किया था, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दिया था मैंने क्वेश्चन, वो क्या था देखो,
क्वेश्चन हमारा था हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg। 1 kg में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सिंपल है, देखो नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारा 1 है, बताओ। नहीं, ये होगा 1000। मैंने क्या बताया था, इसको हम ग्राउंड्स में लेते हैं जनरली, क्योंकि हम मोलर मास भी ग्राउंड्स में पुट करेंगे। तो और हमारा इसका मोलर मास कितना होगा, देखो मोलर मास का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक का कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, लेकिन ये किसमें होता है केजीज में। तो हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 28 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर का ही मतलब 1 मोल होता है। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व कर लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स है। देखो अभी मैंने जो तुम्हें बताया उसमें क्या हुआ, हमने नंबर ऑफ मोल से रिलेट करते हुए चले। जैसे भी मैंने ग्लूकोज वाले एग्जांपल दिए, उसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। एक अनदर वे है, अनदर वे क्या है, अनदर वे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो तुम्हें पसंद है उससे करो, धक्का नहीं है। किसी को ये आसान लगता है, किसी को वो आसान लगता है, तो तुम्हें जो पसंद आए वो वाला मेथड यूज कर सकते हो तुम। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं 1 मोलिक्यूल H2SO4 में, 1 मोलिक्यूल ऑफ जो H2SO4 है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है, और मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 1 सल्फर है, और मैं क्या बोल सकता हूं 4 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एक मोलिक्यूल H2SO4 ले रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा, मेरे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, सल्फर उतने ही होंगे, और ऑक्सीजन उसके 4 टाइम्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 मोलिक्यूल्स लूं तो मेरा क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है। अगर मैं ऐसे ही Na मोलिक्यूल्स ले लूं, Na मोलिक्यूल्स, तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा Na इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू Na, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू Na। मतलब अगर मैं Na मोलिक्यूल्स H2SO4 के ले रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा, मेरे पास उसमें कितने हैं 2 Na हाइड्रोजन एटम है, 1 Na सल्फर एटम है, 4 Na मेरे पास क्या ऑक्सीजन एटम, और Na मोलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं 1 मोल। तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हो गया 2 मोल हाइड्रोजन होंगे उसमें, और क्या हो गया 1 मोल क्या होगा सल्फर एटम, और तीसरा क्या होगा 4 मोल्स मेरे पास क्या आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम। तो ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एक ये और इस चीज को समझ लो, इससे जो तुम्हारा क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो ये चीज समझ ली, अब देखो मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं। चलो मैं इसको, तुम ग्लूकोज वाले एग्जांपल को ही मैं इसको उसको इस मेथड से करके दिखाता हूं। तो मैं जैसे पहले सिखाया फॉर्मूले से करना है, इससे भी एक बार करके देखते हैं कि कैसा होगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया 1 मोल, अगर मैं C6H12
O6 ले रहा हूं, ये मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसके अंदर मेरे पास क्या होंगे 6 मोल कार्बन एटम होंगे, 12 मोल क्या होंगे हाइड्रोजन एटम, और 6 मोल क्या होंगे मेरे पास ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अभी जब मैंने एक रिलेशन बना लिया, अब मुझे क्या करना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी अपने आप ही निकल जाएगी। जैसे क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, मेरे पास 36 ग्राम ग्लूकोज है, 36 ग्राम ग्लूकोज दे रखा था। तो अगर मैं इसका मोलर मास निकाल लूं, मोलर मास मेरा क्या आ जाएगा C6H12O6, तो 6 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 72 आ जाएगा, 12 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 12 एंड 6 इंटू 16 विच विल बी इक्वल टू 96। तो ये मेरा कितना बन जाएगा 870 और ये 80, मेरा क्या आ जाएगा 180 क्या मेरा इसका मोलिकुलर मास है। तो अब मैं यहां से क्या ले सकता हूं, देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर अब मेरे पास 36 ग्राम है तो 36 ग्राम मतलब क्या हो गया, मैं इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, वो क्या हो गया 36 बाय 180, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा 5, तो मेरा क्या आ गया 1/5। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक मॉलिक्यूल एक मोल में 6 मोल कार्बन एटम, 12 मोल हाइड्रोजन, 6 मोल ऑक्सीजन एटम, तो मेरे पास 1/5 मोल C6H12O6 में कितने होंगे 1/5 इंटू 6 मोल कार्बन, 1/5 इंटू 12 मोल हाइड्रोजन और 1/5 इंटू 6 मोल ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा आंसर तुम्हारा आ चुका है बिल्कुल। अब मेरा ये क्या हो गया 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/5 मोल मेरा क्या हो गया विच इज इक्वल टू 6/5 मोल कार्बन विच इज इक्वल टू 12/5 मोल हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 6/5 मोल ऑक्सीजन। मेरे से पूछा गया हुआ नंबर ऑफ एटम्स, तो कुछ भी नहीं करना, मोल को हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट क्या कर सकते हैं इसको नंबर ऑफ एटम्स में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी भी बात हो रही है तो हमें उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरा क्या हो गया 1/5 इंटू Na, ये मेरा क्या आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये मेरे क्या आ गए 6/5 इंटू Na, ये मेरे क्या आ गए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं इसको 12/5 इंटू Na, तो ये मेरे पास क्या आ गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसको सोल्व कर लेना ये वैल्यूज पुट करके, और 6/5 इंटू Na, ये मेरा क्या आ गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा होगा, जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करोगे, ये तो मैं तुम्हें समझाने के सारी लाइंस लिखी है, तुम्हारा सीधा फर्स्ट लाइन के बाद सीधा तुम ये लाइन डायरेक्टली लिख पाओगे जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। ये स्टेप्स तो तुम्हें समझाने के लिए लिखे हैं बस, ठीक है। पहले मेथड से जो भी हमने किया था वो करके देखना, दोनों में सेम आएगा। इसमें बस यहाँ के बाद सीधा तुम थोड़े टाइम बाद ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखने लगोगे, विद इन 1 मिनट से भी पहले तुम्हारे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करते हैं एक और। यार तुम्हें एक मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो क्या क्वेश्चन है। इफ यू स्पेंड 1 करोड़ पर सेकेंड, हाउ मैनी ईयर्स या टाइम इट विल टेक टू स्पेंड 1 मोल
बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जब आंसर निकालोगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा इसमें, जब तुम्हें इसका आंसर देखोगे। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए उड़ा रहा हूँ तो मुझे 1 मोल रुपीज को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। हिंट दे देता हूँ, खुद ट्राई करना और मुझे इसका आंसर बताना। फिर देखो 1 मोल हमने क्या 1 सेकंड 1 करोड़ रुपीज 1 सेकंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, 1 मोल के लिए निकालना है कितना टाइम लगेगा, कि 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23 रुपीज को खत्म करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर एग्जैक्ट लेना तो एग्जैक्ट ले लेना, वरना 6 भी लेके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें एक बार अंदाजा लगवाना है कि 1 मोल कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगले क्लास में इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो अगला क्या आता है, अगला हम क्या करेंगे, थर्ड। अभी तक हमने मास से कर लिया नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन, उसके बाद हमने किससे कर ली, नंबर ऑफ पार्टिकल से। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम वॉल्यूम, जो हमारा थर्ड है और लास्ट है। देखो वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तुम्हें समझ होना चाहिए कि ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन का। ये एक इक्वेशन होती है PV = nRT, इसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है बस। और तो ध्यान रखना, ये तुम आगे गैसियस स्टेट में भी पढ़ोगे तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें हमारा P क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या होता है, वॉल्यूम, N क्या होता है, मोल्स, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और T क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि यह जो प्रेशर होता है इसके हम काफी सारी यूनिट्स होती है। हम जनरली इसके अंदर जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली तो हम यूज करते हैं ATM या बार। और 1 ATM किसके इक्वल होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। या हम ये भी बोल सकते हैं 1 ATM = 1.01 बार। तो अगर इसको एग्जैक्ट करना है तो 13 होता है, इतना जरूरत नहीं है। आगे तुम पूरा गैसियस स्टेट में इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, हम जनरली इसको ATM या बार में करते हैं। ऐसा यूनिट तो पास्कल ही होती है, लेकिन हम जनरली इसको यूज क्यों करते हैं बार और ATM में, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी यूनिट्स होती है। क्योंकि खुद ही देख रहे हो 1 ATM = अराउंड 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, अगली बात वॉल्यूम की बात आती है। तो वॉल्यूम हम किसी में भी ले लेते हैं तो इसके भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो अगर हम यूनिट्स पे ध्यान दें तो मेरा क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, अराउंड 1000 लीटर के, विच इज अराउंड 1000 डेसीमीटर क्यूब। जिस भी यूनिट में लेंगे वो भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरा 1 लीटर होगा वो किसके अराउंड हो जाता है, इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको, ये तो तुम्हें पता ही है, जैसे जैसे आगे यूज होता जाएगा मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। ठीक है, अब ये चीज भी ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब = अराउंड 1 ml। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम 1000 cc भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम वाला पार्ट जो होता है, वॉल्यूम, ये हम बस गैसेस के लिए यूज करते हैं। लिक्विड और सॉलिड्स के लिए हम ये यूज नहीं करते हैं। और जो ये टेम्परेचर था, और R और टेम्परेचर तो रहेंगे, तो R क्या होता है, R होता है 8.314। टेम्परेचर किसमें होता है, इन केल्विन। ठीक है, R क्या होता है 8.314, इसकी SI यूनिट होती है। और इसमें देखो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल। इसको हम
0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कि हम जनरली एटीएम में काम करते हैं, लेकिन ये भी बहुत यूज होती है वैल्यू, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो हमने गैसियस स्टेट में पढ़ना है, यहाँ पर इसका कुछ अभी रोल ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या करना होगा, कुछ कंडीशंस होती है, जैसे एक होती है एसटीपी। एसटीपी क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। कंडीशन है, कुछ भी नहीं है, हमने इसको एक एसटीपी कंडीशन होती है, क्योंकि अगर हम किसी की चीज की स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? फिक्स, जो मतलब वर्ल्ड में कहीं पर भी हो रहा है, तो अगर हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे, हमें ये तो पता होना चाहिए ना हम किस वैल्यूज पे निकाल रहे हैं। पता चले हम यहाँ पर किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे वैल्यूज निकाल रहे हैं, वर्ल्ड में कोई और दूसरे कोने में दूसरी वैल्यूज पे निकाल रहा है, तो हमने क्या कर रखा है कि हमने फिक्स कर रखा है। तो हमारी एसटीपी कंडीशंस क्या होती है? देखो, एक थी ओल्ड कन्वेंशन, जो कि क्या कहती है, हमारा जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 273 केल्विन, और जो मेरा प्रेशर है वो क्या है 1 ATM, ठीक है। और जो न्यू कन्वेंशन है जो अब फॉलो हो रही है, ये पुरानी हो गई, अब हम न्यू कन्वेंशन यूज करते हैं, जो कि टेम्परेचर तो सेम ही है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, लेकिन जो मेरा प्रेशर है वो क्या है 1 बार। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये न्यू कन्वेंशन है, ये वाली अब चेंज हो चुकी है, लेकिन हमारी बुक्स में कई जगह पर ये भी मेंशन होती है एसटीपी, क्योंकि वो पुरानी बुक्स है, तो अभी वो पुराना ही लिखा हुआ, जब नया आगे जाकर बुक्स आएंगी उसमें हमें यही वैल्यू मिलेगी, कई जगह पर यही भी मिलेगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। हमें क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझना है कि हमें कौन सी वैल्यू यूज करनी है। आजकल जो प्रेजेंट में चल रही है वो ये वाली वैल्यूज है। देखो, अब हमें समझना है कि अगर अब हम वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि हमें क्या करना है वॉल्यूम की बात ही करनी है, तो अब हम कोशिश क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। प्रेशर अगर मैं ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से निकालू, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से मेरा क्या होगा, प्रेशर क्या होगा मेरा 1 ATM, और टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन। अभी मैंने तुम्हें बताया टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना है। प्रेशर मेरा 1 ATM है। मोल क्या है, अगर मैं 1 मोल की बात करूं, 1 मोल की कितनी वॉल्यूम है, अगर हमें पता चल जाए तो, और हमें और क्या पता है हमें इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। देखो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो मेरी V की वैल्यू क्या आ गई nRT बाय P। तो ये मेरी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 बाय प्रेशर कितना है मेरा 1। तो ये सोल्व करके मेरा क्या आ जाता है अराउंड 22.4 लीटर्स। तो मेरी वॉल्यूम क्या हो गई, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ VM। क्यों? क्योंकि ये मेरी क्या है मोलर वॉल्यूम, जैसे मोलर मास बोलते हैं वो क्या होता है मास ऑफ 1 ग्राम, तो मास ऑफ 1 मोल क्या होता है मोलर मास, तो हमारी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगी हमारी मोलर वॉल्यूम। इसको हम क्या बोल देते हैं मोलर वॉल्यूम। यही अगर हम न्यू कन्वेंशन के लिए निकालें, न्यू कन्वेंशन में क्या होगा, बस प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि क्या अराउंड 1 बार। और 1 बार हमें पता है क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है 1 ATM इज इक्वल टू, या 1 बार इज इक्वल टू 1 बाय 1.01 ATM। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालनी है तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 इन, बाकी तो सब सेम रहेगा, बस मेरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय
1.013, जिसको सोल्व करके मेरा अराउंड क्या आता है 22.7 लीटर। तो ये मेरी क्या होगी मोलर वॉल्यूम। तो अगर कोई पूछे एट एसटीपी कंडीशंस व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम, तो हम क्या बोलेंगे 22.7। लेकिन पुरानी बुक्स में मैंने बताया क्योंकि वो पुराना एडिशन है तो अभी तक 22.4 लीटर ही चल रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, बाकी फिर भी एक बार सुन लो। अगर हम जनरली अभी पुरानी बुक्स चल रही हैं तो उसमें 22.4 लेके चला होता है।